अस्सलाम वालेकुम से साथ शुरू कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो है जी नीतीश राजपूत जी की, और इनकी वीडियो पहले भी हम करते थे, और ये जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट है उस पे वीडियो है। देखते हैं जी ये क्या कहते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, जो मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लड़कियों के शरीर में चल रहे हैं ये लोग। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, सिस्टम है हम लोग। कौन ऐसे मारते हैं? गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। देखिए 6 जून 2026 को जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो इसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम वगैरह देखना होता है, तो टाइम के साथ साथ भीड़ कम होने लगती है और प्रोटेस्ट दब जाता है। गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता। ज्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो, पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ खुद परेशान होकर चली जाती है। लेकिन हंगर स्ट्राइक अगर बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पे इसका उल्टा असर होता है, ज्यादा प्रेशर बनता है। लोग जब एक आदमी को रोज मरने जैसी हालत में देखते हैं तो पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है, और ये चीज गवर्नमेंट को कभी पसंद नहीं आती। और एग्जैक्टली यही चीज सोनम वांगचुक के केस में हुई। 12 जुलाई के बाद जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक ने 2 वीक क्रॉस किए थे, तो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट के सामने दिक्कत यह थी कि गवर्नमेंट वांगचुक को ऐसी छोड़ नहीं सकती थी। डे बाय डे लोगों की सिंपैथी वांगचुक के साथ जा रही थी, और अगर गलती से भी उनको कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की आंखों के सामने देश की राजधानी में भूखा मर गया, ये लाइन बीजेपी गवर्नमेंट का कभी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर दूसरे ऑप्शन में पुलिस भेज के जबरदस्ती करके टेंट वगैरह हटा दिया जाता, सबको भगा दिया जाता, तो एक 60 साल का आदमी जो वायलेंस नहीं कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, उससे लोग गवर्नमेंट से और ज्यादा गुस्सा होते। और तीसरा ऑप्शन यह था कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करवा दो, सब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह थी कि बीजेपी गवर्नमेंट वीक दिखेगी। ऑपोजिशन में एक ऐसा मैसेज जाता कि अगर ढंग से प्रोटेस्ट करवा दिया तो इस गवर्नमेंट को कभी भी झुकाया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे इसी तरीके की जद्दोजहद चल रही थी। इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की बजाय प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग चीज हो जाती है। होता क्या है कि 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली जाती है कि वांगचुक जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, जान तक जाने का रिस्क है, उनको फोर्स फीडिंग करवाई जानी चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पीआईएल डाली थी, ना तो वांगचुक के किसी दोस्त ने डाली थी, ना फैमिली, ना सीजेपी ने, बल्कि एक प्राइवेट फर्म के एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने डाली, जिनका वांगचुक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और बस यहीं से सोशल मीडिया पे ट्वीट शुरू हो गए और ये क्लेम होने लगे कि पीआईएल बीजेपी ने करवाई ताकि वांगचुक को हटाने का लीगल रास्ता देखा जाए। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस जो थी उसमें इनका लिंक बीजेपी से कोई नहीं निकला। तो अब जब ये पीआईएल डली तो इसके अगले दिन 16 जुलाई को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सोनम वांगचुक के केस में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में एक चीज याद रखिएगा कि इस ऑर्डर में कहीं भी फोर्स फीडिंग या वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब ये ऑर्डर आया तो गोली की स्पीड से काम होना शुरू हो गया। सेम डे आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करके आरएमएल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया और सुबह शाम वांगचुक की हेल्थ की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये तो वो काम था जो फाइल पे दिख रहा था, लेकिन सेम टाइम पे कुछ चीजें और हो रही थी जो फाइल पे नहीं थी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इस टाइम पे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे सतीश गोलचा और इनके नीचे जो डिपार्टमेंट था, ये जो पूरी सिचुएशन चल रही थी इसको लेके कुछ तैयारी कर रहे थे। अब वो तैयारी क्या कर रहे थे ये अभी बाहर नहीं आया, लेकिन तैयारी चल रही थी और इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल जो थी वो डिपार्टमेंट से लीक हो गई। अब इसके अगले ही दिन 17 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सतीश गोलचा को हटा के उनकी जगह आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कपूर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। सतीश गोलचा जो थे उनका टेन्योर 2027 तक था। एक कमिश्नर को ऐसे बीच में हटाया जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। इस इंसिडेंट से आप इस पूरी सिचुएशन की इमरजेंसी समझ सकते हो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया कि ये सब वांगचुक को अरेस्ट करवाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए 16 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर आया,
17 तारीख को दिन में सतीश गोलचा को हटा के अनुराग कुमार को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। मतलब कि कुछ घंटे पहले अनुराग कुमार आईबी में थे। इनकी पूरी जिंदगी इस तरीके के सीक्रेट प्लान बनाने में गुजरी और कमिश्नर बनने के कुछ ही घंटों बाद यानी कि 17 जुलाई को रात को इन्होंने जितने भी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे इन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया और इसी मीटिंग में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का प्लान बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लान था ये आखिर था क्या। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट साइट थी वहां पे पुलिस ने हर जगह पे सर्वेलेंस कैमरा लगा रखे थे। बहुत सारे पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्टर्स के बीच में ही घूम रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर थे उन सब का रूटीन फॉलो किया जा रहा था। कब ये खाना खा रहे थे, कब ये सो रहे थे, कहां जा रहे थे, नहाते कहां थे, किस टाइम स्टेज पे कम भीड़ रहती थी, ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब ये फॉलो कर रहे थे तो इनको पता चला कि मॉर्निंग में 6 बजे का आसपास का जो टाइम होता है इसमें एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके स्टेज पे नहीं रहते और ये एक लौती ऐसी विंडो थी जिसमें सोनम वांगचुक के आसपास सबसे कम वॉलंटियर्स रहते हैं। तो एज पर इंडिया टुडे मॉर्निंग के इसी स्पेसिफिक टाइम को सेलेक्ट किया गया सोनम वांगचुक को उठाने के लिए, मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। अब देखिए, यहां से जब टाइम वगैरह सब सेलेक्ट हो गया तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखना। तो इसके लिए हायर अथॉरिटी जो थी इन्होंने क्या किया कि सेम टाइम पे यानी कि 17 जुलाई को रात को 11 बजे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एसएचओस थे उनके पास एक मैसेज भेजा कि 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप सब लोग अपने साथ 10-10 पुलिस वाले लेके मॉर्निंग में 3 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वहां पे पहुंच जाना। और जब ये मैसेज डाला गया 11 बजे के करीब ये मैसेज डाला गया था, इन्हीं सब के बीच में 1 घंटे बाद 12:03 पे प्रोटेस्ट साइट से सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सब लोगों को इकट्ठा होकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना है। तो अब इसके कुछ ही देर बाद 3 बजने वाले थे और जैसे ही मॉर्निंग में 3 बजते तो उस समय 18 जुलाई हो चुकी थी। सारे एसएचओज अपने साथ 10-10 पुलिस वाले लेके जैसा डिसाइड हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब में से किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि इन लोगों को ही वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठाना है। तो इसके बाद यहीं से इन सबको मंदिर मार्ग थाने पे ले जाया गया और फिर वहां पहुंचने के बाद न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा ने इन लोगों को पहली बार पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट की ड्रिल वगैरह नहीं होनी है। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, उसकी वजह से प्रोटेस्ट साइट पे जाना है, वहां से उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है और इस पूरे ऑपरेशन को 30 सेकंड के अंदर करना है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसको इस तरीके से करना है कि कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर फोटोग्राफ वगैरह ना ले पाए। इस पूरे ऑपरेशन को मिलिट्री स्टाइल लेयर्ड ऑपरेशन की तरह डिजाइन किया गया। एज पर इंडिया टुडे इसमें इन्होंने 3 लेयर बनाई। सबसे अंदर वाली जो लेयर थी उसमें 30 से 35 स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस थी। इन लोगों को वर्दी की जगह ऐसे कपड़े पहनने थे कि जिससे ये डॉक्टर लगे। इन लोगों को वहां पे जाके एक व्हाइट चादर से वॉल बनानी थी ताकि कोई भी फोटो ना ले सके और उस वॉल के अंदर ही पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करना था। और फिर वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठा के ले जाना था। कौन वांगचुक को उठाएगा, कौन व्हाइट चादर से वॉल बनाएगा, कौन स्टेज पे होगा, कौन एम्बुलेंस के पास होगा, सबका काम फिक्स था। इसके बाद जो दूसरी लेयर थी उसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की टीम थी। इनका टास्क था अगर बैरिकेड एरिया के बाहर प्रोटेस्टर्स कुछ हरकत करने लगे तो उसको कंट्रोल करना। और तीसरी लेयर में सीनियर ऑफिसर थे जिनको एम्बुलेंस और पुलिस वैन के कंट्रोल पॉइंट पे खड़े होकर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहीं से कमांड देना। और इसके बाद एग्जिट प्लान भी था। ट्रैफिक पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि प्रोटेस्ट साइट से लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक जब तक ऑपरेशन चलेगा पूरा रूट क्लियर रहेगा, उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं रहेगा, कोई रेड लाइट नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद जो अगले 1-2 घंटे थे ये लोग पूरे प्लान की मॉक ड्रिल करते हैं और फिर 5 बजे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली ये फाइनल ब्रीफिंग देते हैं। और ये ब्रीफिंग देने के बाद एम्बुलेंस और फोन जैमर और पूरी टीम धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचने लगती है। और फिर प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच के ये लोग अभिजीत दिपके का प्रोटेस्ट साइट से उठ के जाने का वेट करते हैं। इसके साथ साथ एक और सीनियर थी जो प्रोटेस्ट साइट पे कैमरास लगे थे उनसे ये सारी चीजें लाइव देख रही थी। अब जब ये सारे लोग वेट कर रहे थे मॉर्निंग में तो 6:30 पे अभिजीत दिपके स्टेज से उठते हैं और थोड़ी दूर पे ही झंडेवालान में एनसीपी स्पोक्स पर्सन अनीश के घर की तरफ निकल जाते हैं। अभिजीत दिपके के निकलते ही पूरे एरिया में फोन जैमर से मोबाइल इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है और फिर स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस की एक टीम स्टेज की तरफ पहुंचती है और सेम टाइम पे दूसरी टीम दिपके जिस घर में गए थे वहां पे जाके दिपके को हाउस अरेस्ट कर लेती है। अब देखिए, जो पूरी टीम सिविल ड्रेस में स्टेज पे चढ़ी तो शुरू में तो लोगों ने सोचा कि ये लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आए होंगे, लेकिन फिर
फिर ये लोग स्टेज पे चढ़ने के बाद व्हाइट चद्दर से वॉल बना के वांगचुक को उठाना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे लोग रेजिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं तो उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। वहां पे जो लोग थे उन्होंने बाद में बताया कि वहां पे झड़प भी हुई, उनको मारा भी गया। ये इमेज में देखिए आप, ये इधर ये व्हाइट चद्दर से इन्होंने वॉल बनाई है, ये इस साइड एम्बुलेंस वेट कर रही है और इधर ये कुछ डॉक्टर के कपड़ों में घूम रहे हैं। प्लान ये था कि पूरा ऑपरेशन 30 सेकंड में होगा, लेकिन 30 सेकंड की जगह 2 मिनट से ज्यादा लग गए इस ऑपरेशन में। और फिर उसके बाद 7:40 पे ये लोग सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक के 8th फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं। और शिफ्ट होने के बाद दूसरी तरफ जो अभिजीत दीपके को हाउस अरेस्ट किया था उसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद 10 फुट का बैरिकेड लगाया जाता है प्रोटेस्ट साइट के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो थी वो काट दी जाती है। इनफैक्ट अगले 1 घंटे तक मोबाइल नेटवर्क बंद रखा जाता है। सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ थोड़ी दूर पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के नेहा, अमीन और मनीष ये भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे। यहां भी एक पुलिस की टीम भेजी जाती है, लेकिन तब तक इन लोगों को पता चल चुका था कि ये आम कपड़ों में पुलिस वाले ही हैं। तो इन लोगों ने ह्यूमन चेन बना के उन लोगों को ले जाने से रोक दिया। अब सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, उसी हॉस्पिटल में इनकी वाइफ भी पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद उनको सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल जो था 2.9 बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 2.9 पोटेशियम लेवल है, ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पोटेशियम बहुत ज्यादा गिर जाना दिल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब कि इस सिचुएशन में ये वो नंबर हो गया था जो डिसाइड करने वाला था जो मरीज है वो हॉस्पिटल में रखना जरूरी है या नहीं। लेकिन ये नंबर देख के वांगचुक की जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि कल यानी कि 17 जुलाई को 4:16 पे पोटेशियम लेवल जो था वो 4.3 नॉर्मल रेंज में था और इतने कम टाइम में अगले ही दिन 2.9 कैसे हो सकता है? इन्होंने इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट करवाया, अगले दिन इसका लेवल 3.5 आया, नॉर्मल रेंज में था। तो 3 दिन में अलग अलग 3 टेस्ट हुए, एक दिन 4.3 आया, एक दिन 2.9 आया और एक दिन 3.5 आया। सिर्फ जिस दिन पुलिस ने वांगचुक को उठाया था उसी दिन इतना ज्यादा कैसे गिर गया? लेकिन वांगचुक की वाइफ ने कहा कि आगे चल के ये नंबर रिपोर्ट में से हटा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया गया डिक्रीज पोटेशियम लेवल। एज पर द फेडरल कोर्ट ऑर्डर में डेली हेल्थ मॉनिटरिंग एट द साइट की बात नहीं हुई थी। वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला गया था। वाइफ ने कहा कि पुलिस ने जिस कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे वांगचुक को उठाया है उस ऑर्डर में वो एक्शन ही नहीं लिखा हुआ है। वांगचुक की वाइफ का यही लीगल आर्गुमेंट भी था कि सिर्फ मेडिकल मॉनिटरिंग अलाउ की गई है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बिना मर्जी के उठा के ले जाना नहीं लिखा गया, तो ये इलीगल है। तो अब ये जो मैं बता रहा हूं ये तो हुआ पुलिस का मेडिकल इंटरवेंशन, लेकिन इस मेडिकल इंटरवेंशन के बाद रिएक्शन और ज्यादा खराब हो गया। ये लग रहा था कि सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और ज्यादा बढ़ गया ये मामला, क्योंकि इसके बाद जंतर मंतर पे भीड़ 3 से 4 गुना और बढ़ गई। और इसके अगले दिन 19 जुलाई को सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना सफदरजंग हॉस्पिटल से वांगचुक का एक हैंड रिटन नोट जो उनकी वाइफ के थ्रू बाहर आया और फिर ट्विटर पे पोस्ट हुआ। ये उसकी कॉपी है। इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो उन्होंने खुद लिख रखा है फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग। इस लेटर में वांगचुक ने प्रोटेस्टर्स को बोला कल यानी कि 20 जुलाई को इंडिया की सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट है, पार्लियामेंट तक मार्च करो और इसे बड़ी सक्सेस बनाओ। तो कहने का मतलब है कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ही कम टाइम बचा था पार्लियामेंट मार्च शुरू होने में। 20 जुलाई को मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया था मार्च के लिए। अब यहां से हर तरफ एक ही बात चलने लगी कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च करनी है। सीजेपी की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है, बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा है। खाली गूगल फॉर्म के थ्रू इन लोगों ने 3.5 लाख साइन अप करवा लिए थे। 24/7 यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर प्रोटेस्ट साइट से डायरेक्ट वीडियो बनाकर सबको मार्च पे आने के लिए बुला रहे थे। हर रील, हर मीम, हर पोस्ट पे बस यही चल रहा था कि 20 जुलाई यानी कि कल 9 बजे पार्लियामेंट पे मार्च करनी है। और सीजेपी जो थी ये अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये भी इनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के 6 और स्टूडेंट भी स्ट्राइक पे थे। और इन लोगों की सबसे बड़ी पावर थी इनका कैंपस नेटवर्क, ये बहुत स्ट्रांग था। डीयू, जेएनयू, जामिया, हर कैंपस में इनके यूनिट, इनके लीडर, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का रेडीमेड स्ट्रक्चर इनके पास पहले से ही था। तो इन्होंने भी अपनी सारी मशीनरी यूज करके स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट मार्च में पहुंचने के लिए कहा। इसके साथ 23 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था। 23 लाख बच्चे मतलब 23 लाख परिवार।
1 करोड़ से ज्यादा लोग थे। इसका आधा % भी बहुत होता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये लोग भी दिल्ली की तरफ मार्च करने पहुंचने लगे और इसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी जितनी थी, इन लोगों का खुद का कैडर बहुत बड़ा है, इन लोगों की खुद की स्टूडेंट विंग्स है, तो इन्होंने इनको भी बुला लिया। प्रोटेस्ट अभी अगले दिन होना था, लेकिन 19 जुलाई की रात से ही भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। टाइम्स मैगजीन ने कहा 20,000 प्रोटेस्टर थे, द कैरावन ने कहा 50,000 थे। अब एक्चुअल कितने थे ये तो नहीं पता था, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में ये बहुत बड़ा नंबर हो गया था। अब मार्च तो अगले दिन होना था, लेकिन 19 जुलाई को ही जब इस तरीके से भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस को समझ में आ गया कि यहां से सिचुएशन खराब हो सकती है। पुलिस ने 19 जुलाई को शाम को 7:23 पे पब्लिक एडवाइजरी इशू कर दी। इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो, इतने सारे लोग ये जो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी कोई भी परमिशन नहीं है। अगर कोई ये करेगा तो ये एक अनऑथराइज्ड मार्च होगा। लेकिन उसके बाद भी भीड़ कुछ भी नहीं मान रही थी। और फिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि इन्होंने BNSS की धारा 163 लगा दी, मतलब कि एक जगह पे 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसको एक क्राइम माना जाएगा। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब पहुंचते चले जा रहे थे। और दिल्ली पुलिस ने रात में ही अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि अगले दिन बहुत कुछ होने वाला है। पुलिस ने अलग अलग लेयर बना ली थी। दिल्ली के बॉर्डर पे इंटर स्टेट टीम लगाकर चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया था, ताकि जो भी प्रोटेस्ट के लिए आए उसको वहीं पे रोक दिया जाए। रात में ही बॉर्डर पे सारी गाड़ियां वगैरह चेकिंग हो रही थी। अब देखिए, जो भी कुछ होना था वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होना था। तो इसके बाद इन्होंने एक सिक्योरिटी लेयर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा बॉर्डर है उस पे भी लगा दी और पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को 15 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया और हर जोन पे स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और DCP को लगा दिया। इनका एक ही काम था कि प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट तक ना पहुंचे। और जो थर्ड सिक्योरिटी लेयर थी, जो सबसे अंदर थी, जंतर मंतर वाली, जहां पे एक्चुअल प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिन से, यहां पे 3 लेयर पुलिस की चारों तरफ से लगा दी। ये पुलिस का ये जो पूरा चक्रव्यूह बनाया गया था, हर लेयर पर स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसी को हर थोड़ी देर में ब्रीफिंग दी जा रही थी कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। और रियल टाइम डेटा के बेसिस पे जहां पे भीड़ ज्यादा हो रही थी, पुलिस का मोबिलाइजेशन बैक टू बैक वहीं पे करना शुरू कर दिया गया था। ये सारी चीजें करने के बाद भी भीड़ नहीं रुक रही थी, तो मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई इस एरिया के अंदर और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे डाल दिया गया। लेकिन जब सिग्नल जैमर्स की वजह से मोबाइल बंद हो गए थे, तो एज पर द प्रिंट एंड द ट्रिब्यून, तो प्रोटेस्टर्स ने ब्रायर और बिटचैट नाम के ऑफलाइन ब्लूटूथ मैसेजिंग एप्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इन ऐप की खासियत ये है कि ब्लूटूथ के थ्रू ये बिना मोबाइल नंबर, बिना इंटरनेट के काम करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि जितनी घनी भीड़ होगी, नेटवर्क उतना स्ट्रांग होगा। तो ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी पहुंच गई कि कुछ लोग इस तरीके के ऐप यूज कर रहे हैं। जैसे ही पता चला, होम मिनिस्ट्री की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिटहब को ऑर्डर भेजा कि अगले 3 घंटे के अंदर बिटचैट का कोड हटा दो। जैक डॉर्सी जो है, जिसका बिटचैट है इस समय, इसने उस कोड को हटाने से भी मना कर दिया और पूरा जो ऑर्डर था जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसने इसको उठा के पब्लिकली पोस्ट कर दिया। तो इससे और ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा। चेहरा देख के पहचाना जा सके कि कौन है, पुलिस ने AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन नेटवर्क AFRS जंतर मंतर पे अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिए, ताकि कैमरे में फेस देख के जो भी प्रोटेस्टर है उसकी सारी डिटेल निकल जाए। कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की, यहाँ पे देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, नाम भी। और इस चीज के ऊपर भी कोर्ट में उठा के PIL डाल दी गई। अब इसके बाद डेट आती है 20 जुलाई 2026। अब यहां से 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही भीड़ थी, दूर दूर से आए लोग थे। दूसरी तरफ हफ्तों से प्लानिंग कर रही स्टेट मशीनरी थी। और यहां पे क्वेश्चन बस इतना था कि पहले कौन झुकेगा। अब इसी टाइम पे जंतर मंतर पे एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ मिलता है। अब दिल्ली के बीचों बीच हर तरफ जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, पत्थरों के साथ ये ट्रक पहुंचा कैसे? इस पे CJP ने एलिगेशन लगाए कि पत्थरबाजी के केस में फंसाने के लिए पुलिस ने ये किया है। ये जो ट्रक था, इसका नंबर था HR 63E6865। जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये ट्रक 4 दिन पहले 16 जुलाई को एक केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने सीज किया था। ये उस FIR की कॉपी है। और सीज करने के बाद इस ट्रक को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो था वहां पे पहुंचा दिया गया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस का ट्रक जो कि सीज हो चुका था, वो वहां तक पहुंचा कैसे? प्रोटेस्टर्स जो थे, उनका प्लान ये था कि 9 बजे ये सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे और फिर वहां से ये लोग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम एक लेटर लिख के पार्लियामेंट के गेट नंबर 38 तक जाएंगे और ये लेटर प्रेसिडेंट को देके वापस आएंगे। तो सारी चीजें सेट थी। मॉर्निंग में ये लोग, सोनम वांगचुक की जो वाइफ थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो उनका वेट कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल से जब आएंगी तो CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके उनके साथ मिलके पूरे मार्च को लीड करेंगे। लेकिन वांगचुक की जो वाइफ थी, उनको आने में लेट होता जा रहा था और जितना लेट हो रहा था
उतनी भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और भीड़ का जो प्रेशर पॉइंट था वो दो जगह से मेनली ट्रिगर हो रहा था। अलग अलग जगह था लेकिन मेन दो जगह थी, एक तो जंतर मंतर था, दूसरा मेट्रो स्टेशन था। तो पहला पॉइंट तो जंतर मंतर था। जंतर मंतर में पुलिस ने क्या किया था कि सारे जो एग्जिट थे उनको सील कर दिया था और एक गेट खोला था और जो प्रोटेस्टर आ रहे थे उनको एंट्री दे दी जा रही थी लेकिन बाहर निकलना अलाउ नहीं किया गया। मतलब कि जंतर मंतर पे रहो, पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देंगे। और ये जो आइडिया था ये पुलिस को एक तरह से उस टाइम पे बैकफायर भी कर गया, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में भीड़ बढ़ तो सकती थी जंतर मंतर पे लेकिन घट नहीं सकती थी। तो ये वाला जो पॉइंट था ये एक प्रेशर कुकर की तरह बनने लगा जो अब बस थोड़ी देर में फटने वाला था। तो एक तो ये जंतर मंतर वाला जो पॉइंट था ये था। दूसरा ट्रिगर पॉइंट था जो 5 मेट्रो स्टेशन से प्रोटेस्टर आ रहे थे। तो पुलिस ने पहले तो उनको रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुक रहे थे तो वहीं मेट्रो स्टेशन पे बैरिकेडिंग लगा दी। तो ये दो बड़े बड़े पॉइंट बने जहां पे भीड़ हर सेकंड बढ़ रही थी और पुलिस के लिए हर सेकंड इनको रोकना मुश्किल होता जा रहा था। ये जो इमेज आप देखोगे इसमें पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली जितनी भी रोड्स हैं जिस पे ये डॉट लगा हुआ है ये सारे बैरिकेडिंग लगे हुए थे। तो अब इसके थोड़ी देर बाद ही वांगचुक की जो वाइफ थी वो 10 बजे जंतर मंतर पे पहुंच जाती है और फिर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के जूस पीकर अपना अनशन तोड़कर अनाउंस करते हैं कि संसद मार्ग की तरफ चलो। लेकिन ये बोलने के तुरंत बाद अभिजीत दीप के जो थे वो स्टेज के पीछे की तरफ गए। तो कुछ लोगों को लगा कि अभिजीत दीपके को ही फॉलो करना है, तो भीड़ का एक ग्रुप दीपके के पीछे ही स्टेज के पास रह गया और दूसरा ग्रुप जो मेन गेट की तरफ था वो अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगा। दूसरा जो मेट्रो स्टेशन पे पुलिस भीड़ को रोक रही थी, ये मार्च वाली बात जब वहां तक पहुंची तो वो लोग भी कंट्रोल से बाहर हुए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो लीडर थे जिनको मार्च लीड करनी थी वांगचुक हॉस्पिटल में थे, दीप के पीछे साइड रह गए थे, बाद में ट्रक में आ गए। सौरभ दास और आशुतोष रंका ये जेपी नड्डा के पास थे। सारे ऑपोजिशन लीडर कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो ये जो लीडरलेस भीड़ थी इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहां से भीड़ ने क्या किया कि जो जिस लोकेशन पे था वहीं से बिना किसी कोऑर्डिनेशन के पार्लियामेंट की तरफ पहुंचने लगा और यही वो पॉइंट था करीब 11 बजे जब सारी चीजें हाथ से बाहर होने लगी। सबसे पहले बैरिकेड तोड़ के प्रोटेस्टर्स एसबीआई बिल्डिंग को क्रॉस करते हैं। 11:15 पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बैरिकेड के आगे निकलते हैं। 11:45 पे पटेल चौक और 11:54 पे केरला हाउस। और यहीं से जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तो पहली चीज तो पुलिस की प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए थी कि ये नौबत ही नहीं आती। और जब ये नौबत आ चुकी थी तो पुलिस को कमर के ऊपर मारना अलाउड नहीं था, लेकिन लाठियों से सर फोड़े गए। गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। किसी का पैर टूटा, कई बेहोश हो गए। एक होता है डंडे से डरा के भीड़ को दूर करना, एक होता है खुंदक निकालना। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। कौन ऐसे मारता है? बैठे हुए प्रोटेस्टर्स के बीच में ही टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कुछ मेल पुलिस वालों के लड़कियों को पीटने के भी वीडियो बाहर आए। कई ऐसे भी वीडियो बाहर आए जहां पुलिस वाले लड़कियों को सेंसिटिव पार्ट पे डंडे से अटैक कर रहे थे। और कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी मार रहे थे। क्यों मार रहे थे, कौन थे लोग, कुछ पता नहीं चला। और ये सारी चीजें करने के बाद भी पुलिस बैरिकेडिंग सबको हटा के जो प्रोटेस्टर्स थे संसद से 700 मीटर दूर अशोक रोड और संसद मार्ग के इंटरसेक्शन तक पहुंच गए थे। इनको रोक तो लिया गया लेकिन हर तरफ क्योस हो गया, हर तरफ लाठी डंडे यही सब दिखाई दे रहे थे। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल एक बैटल जोन की तरह बन चुका था। ये वो टाइम था जब पुलिस वालों के ऊपर भी हमले होने लगे। पुलिस ने कहा कि पैलेट गन जो थी वो नहीं चलाई, लेकिन दिल्ली पुलिस का अपना रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस अपने ऑपरेशन की डिटेल्स लिखती है। जनरल डायरी बोलते हैं उसको। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी में लिखा था 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर गैस ग्रेनेड और 2 राउंड एंटी राइट गन और प्लास्टिक पैलेट। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया ये सारी चीजें डीसीपी रैंक ऑफिसर के ऑर्डर पे की गई। अब देखिए इस प्रोटेस्ट के अंदर बाहर के एलिमेंट थे या ऑपोजिशन के लोग थे, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन एक बात से हर कोई एग्री कर रहा है कि इस प्रोटेस्ट में वो स्टूडेंट्स और यूथ भी थे जिनके जेन्युइन इशू थे। एक गरीब आदमी के लिए इस एग्जाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है गरीबी से बाहर निकलने का। लेकिन इसमें भी अमीर लोग अपने पैसे और अपने बड़े कनेक्शन का यूज करके पेपर खरीद लेते हैं। पेपर लीक करा के ये लोग गरीबों का हक मारते हैं। पेपर लीक सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मैं खुद इन मुद्दों के ऊपर वीडियो, ट्वीट, शॉर्ट्स, रील सब बना चुका हूं। यूपीएससी का एग्जाम लीक नहीं होता, मतलब एक मैकेनिज्म तो है देश के पास जिससे पेपर लीक रोका
रोका जा सकता है। तो फिर ये नीट, एसएससी, इन सब में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? ये कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, ये नीयत की कमी है, नेग्लिजेंसी है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये अगले दिन ही बंद हो जाएगा, बस इंटेंट की बात है। और पेपर लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक नीट पेपर लीक से री एग्जाम, स्टूडेंट के ट्रेवल, कोचिंग टाइम, इन सबको अगर मिला दो तो देश का लगभग 2000 से 5000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। आप कोई भी सर्वे करवा लीजिए, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो मेहनत है उसका बस इंसाफ दे दो। लेकिन बदले में इनको क्या मिल रहा है? लाठियां, आंसू गैस, वो बर्ताव जो शायद किसी क्रिमिनल के साथ भी ना किया जाए। और अगर उसमें बाहर के एलिमेंट घुस भी गए हैं तो गवर्नमेंट के पास उस लेवल की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ना घुस पाए, वरना ऐसे तो किसी जेन्युइन कंसर्न के लिए भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, ये हेडलाइन जो है ये निपट जाएंगी, ये हैशटैग उतर जाएंगे, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भी पुरानी हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जिसका पैर टूटा, वो लड़कियां जिनके साथ बदसलूकी हुई, वो हमेशा याद रखेंगी कि सरकार के दरवाजे पे उनके साथ पुलिस ने क्या किया। वो पुलिस जिसका काम था उनको प्रोटेक्ट करना। जी, प्रोटेस्ट जो था वो तो ख़त्म हो चुका और जो स्टूडेंट्स थे उनको इंसाफ भी मिल चुका है। इंसाफ ये मिला है कि जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और दूसरा इंसाफ ये मिला है कि जो सरकार की तरफ से बिल लाया गया था वो बिल पास हो चुका है। ये बड़ी अच्छी खबर है। ऐसा अगर हो गया, वाकई में सच्ची में हो गया, तो हम बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेकर के। चलें, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इंसाफ जो है वो हो चुका। बाकी तीसरी जो अभी चीज़ है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी मृत्यु हुई है उनके घरों तक उनके वालिदैन को जो 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था वो मिले हैं या नहीं मिले, इस चीज़ का अभी नहीं पता। इस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद बहुत सारे वीडियो लोगों ने बनाए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई। ये भाई साहब जो हैं, ये इनके बारे में हमने यही सुना है कि न्यूट्रल रह के वीडियो बनाते हैं। मतलब किसी तरह से भी बीजेपी सरकार को या किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट करते हैं, ना किसी के खिलाफ है। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रह के वीडियो बनाते हैं। लेकिन इसमें जो बातें इन्होंने की हैं ना, वो हमारे लिए बड़ी सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ इस वजह से है क्योंकि हमने जो डिटेल्स देखी, जो सुनी, जो चीज़ें हमारे सामने आईं, उन सब चीज़ों से बिल्कुल हट के है। हमने शुरू से यही सुना और ये साबित भी हुआ जो हमने सुना कि सीजेपी जो है, जो काकरोच जनता पार्टी है, ये एक कह लें कि इसके कोई सर पाँव नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपोज़िशन जमातें जो हैं उनके छोड़े हुए मोहरे हैं, उनके चमचे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि कुछ विदेशी ताकतें जो थीं वो भी यहाँ पे घुस आईं। किस वजह से घुस आईं? इन लोगों की वजह से। जब भीड़ जो है वो बढ़ना शुरू होगी और इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट जाएंगे, वहाँ पे जाके एहतजाज करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है विदेशी ताकतें यही चाहती हैं कि पार्लियामेंट पे हमला हो। जो बीजेपी सरकार है उसका कोई नुकसान होना चाहिए। उनके जो नेता हैं उनके साथ नुकसान होगा। वो आगे से ज़ाहिर सी बात है रिएक्ट करेंगे, फोर्सेस रिएक्ट करेंगी। फिर अपोजिशन जमातें जो हैं उनको इस बात का मौका मिल जाएगा कि ये तो सरासर तानाशाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो बातें सारी हो चुकी। अब जो नई बातें आई हैं ना, वो बड़ी हैरानकुन है। इन्होंने कहा कि वो जो ट्रक वहाँ पे पहुँचाया गया है जिसमें पत्थर थे, मैंने ये समझा था कि वो अपोजिशन जमातों की चाल है कि अपोजिशन जमातें जो थी वहाँ पे उन्होंने ट्रक पहुँचाया। वो चाहती थी कि माहौल इस तरह का क्रिएट करेगी, काकरोच जनता पार्टी जो है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, लोग जो हैं पुलिस के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और जब वो ज़बरदस्ती करेंगे फिर लाठीचार्ज होगा, फिर उसी दौरानिया ज़ाहिर सी बात है पथराव आवाम की तरफ से होगा। तो ये सारा एक माहौल जो बनेगा ना, इस माहौल में अपोजिशन जमातें जो है उनको अपनी रोटियां सेकने का मौका मिलेगा। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि वो छानबीन हुई है और वो ट्रक जो है वो पुलिस का निकला है, कि मतलब कि पुलिस के द्वारा वहां पे ट्रक पहुंचाया गया। एक तो ये सवाल है, इसके ऊपर आप लोग जवाब दीजिएगा कि ये इसके पीछे रहस्य क्या है। ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ के हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमने वीडियो के माध्यम से बात करनी होती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वहाँ पे जो सोनम वांगचुक जो हैं उनको उठाने के लिए लोग आए, हमने भी यही समझा।
आज जब तक हमने ये वीडियो नहीं देखा, हमने यही समझा कि वो डॉक्टरों की टीम है, वो डॉक्टर्स आए हैं और सोनम वांगचुक जो हैं उनको वो उठा के लेके गए हैं, क्योंकि हंगर स्ट्राइक जो है वो इस कदर कह लें कि एक ज़ाहिर-सी बात है, शरीर की एक लिमिट है, तो वो आउट ऑफ लिमिट होने जा रहा था, तो उसमें उनकी जान भी जाने का खतरा था। तो उनकी जान बचाने के लिए उनको जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया। लेकिन यहाँ पे भाई साहब ने बताया है कि ऐसा नहीं है, वो डॉक्टरों की टीम नहीं थी। हर थाना जो है वहाँ से एसएचओ जो है वो बुलाए गए, उनको एक मैसेज दिया गया और उस मैसेज में ये कहा गया कि हर एसएचओ ने 10-10 बंदे लेकर आने हैं और उनको सारा प्लान जो है वो समझाया गया। प्लान उनको बताया गया कि आपने डॉक्टरों की एक जो है वो यूनिफ़ॉर्म्स पहननी है, किसने एम्बुलेंस के पास खड़ा होना है, किसने वहाँ पे जाना है, किसने व्हाइट चादर जो है वो ऊपर रखनी है ताकि कोई वीडियो क्लिप या कोई पिक ना बने। मतलब ये सारा प्लान जो है ना वो किया गया। 30 सेकंड का ये प्लान था, लेकिन प्लान जो है वो कामयाब करने में 2 से 2.5 मिनट लगे और जब ये देर हुई तो इसी देर का जो है ना वो नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा। ज़ाहिर-सी बात है, आगे से अवाम ने रिएक्ट किया, जब अवाम ने रिएक्ट किया तो फिर आगे से हाथापाई भी हुई और ये भी सुनने के लिए मिला है कि लोगों को मारा गया। अब यहाँ पे लाठी चार्ज की जो बात हुई है, मैंने यही सुना था कि जो लाठी चार्ज हुआ है ना, जो ओरिजिनल स्टूडेंट है, मतलब कि जो वाक़ई में स्टूडेंट अपने इंसाफ के लिए निकले हैं, उनमें से कोई 2-4 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ज़ाहिर-सी बात है, भीड़ में जब आप लाठी चार्ज करते हैं तो ये थोड़ी पता चलता है कि स्टूडेंट कौन है और आम बंदा कौन है और फितना फ़साद करने वाले कौन है, तो नहीं पता चलता। ज़ाहिर-सी बात है, सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ जब घबरा जाती हैं और उनको प्रेशर होता है कि भई ये ना हो कि हमला हो जाए पार्लियामेंट पर और उससे पहले उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। लेकिन इन्होंने कहा है कि जानबूझ के पुलिस की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसमें कुछ महिलाएं जो हैं उनके जो नाजुक पार्ट हैं उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया है, तो ये सरासर गलत है। इस चीज़ को तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं नहीं कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने ये ठीक किया, क्योंकि इतना तो बंदे को ध्यान होता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो पुलिस एहलकार इस काम में मुलवस थे, मैंने जो खबर सुनी है वो ये सुनी है कि सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, मतलब कि उन लोगों के साथ भी इंसाफ होगा। लेकिन ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स नहीं थे, जिनके हाथ टूटे हैं, जिनके पाँव टूटे हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ तो ऐसा होना बनता है। क्यों उनके साथ ऐसा होना बनता है? क्योंकि उन लोगों ने ही उकसाया था स्टूडेंट्स को। मैंने ये सुना है कि स्टूडेंट्स को जो है वो जानबूझकर इस बात के ऊपर जो है उकसाया गया है कि ये देखें जी कि आप लोगों के पास मौका है, आज ही आपने इंसाफ लेना है, अगर लेना है तो इसके बाद आपको मिलने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स को जानबूझकर फ्रस्ट्रेट जो है वो किया गया ताकि ये कुछ इस तरह का माहौल बने कि वो इसमें अपना फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पे पुलिस वालों के तो वीडियोज़ बड़े वायरल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग यहाँ पे मौजूद थे जिनकी तरफ से पुलिस वालों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज, पुलिस वालों को जिन लोगों ने मारा घेर-घेर के, जिन लोगों ने ट्रोल किया पुलिस वालों को, जिन लोगों ने पथराव किया, उन लोगों के तो वीडियोज़ सामने आने चाहिए ना। उनके खिलाफ भी वीडियोज़ जो हैं वो बनने चाहिए कि भई अगर सिक्योरिटी फोर्सेस से कुछ मिस्टेक हुए हैं तो ऐसे हालात पैदा करने वाला कौन है? इसके पीछे हैं कौन है? भाई साहब ने कहा है कि विदेशी ताकतें अगर घुस आई थी तो सरकार के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको जो है वो निकाल सके। एकदम से ये सारा माहौल बना है, एजेंसीज़ जो हैं वो काम अपना कर रही थी। उनको पता चल चुका था कि विदेशी पार्टियाँ जो है वो एंटर हो चुकी हैं। लेकिन एकदम से इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो करना और छानबीन करना कि इसमें कौन विदेशी है और कौन अपना है और कौन स्टूडेंट है, इतना तो टाइम ही नहीं था। क्योंकि टाइम जो थी वो उसी थोड़े से टाइम में इतना सारा कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले से ये सारी चीज़ें हो रही हों, तो फिर तो चलें एजेंसीज़ जो हैं वो अपना काम करती हैं। ज़ाहिर-सी बात है एजेंसियों ने अपना काम किया है, तो उनको पता चला ना कि विदेशी ताकतें कहीं न कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उनको क्या है? विदेशी ताकतें जितनी भी हैं वो यही चाहती हैं कि बीजेपी सरकार ना रहे। मोदी जो है ना उसके खिलाफ हैं सारे, अपोजिशन जमातें भी खिलाफ हैं, विदेशी ताकतें भी खिलाफ हैं। बस कहीं न कहीं मोदी साहब को चुभ रहा है। वो इस वजह से चुभ रहा है कि जो इंडिया की तरक्की है ना
वो लोगों को हजम नहीं हो रही। लेकिन 2-3 प्रश्न मेरे जो हैं वो आप उसके ऊपर टिप्पणी कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हमें भी उसकी डिटेल जानना अब तो आवश्यक हो गया है। वो इसलिए आवश्यक हो गया कि गलत और सही जो है इसकी पहचान होनी चाहिए। देखिए हम रिएक्शन देते हैं और हमारे लिए ये जानकारी बड़ी ज़रूरी होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे मुँह से या हम कोई ऐसी खबर दे दें जो है ही नहीं है। तो जो इन्होंने बताया है ना, उनके ऊपर हम अपनी तरफ से कुछ बोलें तो वो ठीक नहीं रहेगा। वो आप लोग हमें बताएं कि पुलिस का ट्रक था, अपोजिशन का था या किसका वो हो सकता है आपके अंदाजे में? और जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें पुलिस को आप कसूरवार मानते हैं या ऐसे लोगों को कसूरवार मानते हैं जिन्होंने उकसाने वाला काम किया, जिन्होंने जानबूझकर माहौल इस तरह का क्रिएट किया? तो जी गाइस, और बिल्कुल जी, और पत्थर वाला ट्रक जो है वो एक सवालिया निशान ही है। लेकिन इन्होंने जो है बताया जो बीच में कि वो नंबर से पता चला है कि वो नंबर जो है वो पुलिस थाने में मतलब थाने में जो है वो सीज किया हुआ ट्रक था। तो मतलब इतने दिन पहले वो सीज किया गया था, तो उसी में जो है वो पत्थर वहाँ पे कैसे पहुँच गए। ये कुछ दिन पहले भी वीडियो में जिक्र हुआ था, तो उसमें भी ट्रक का जिक्र हुआ था। तो मैंने यही कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ज़रूर होनी चाहिए कि वहाँ पे ट्रक गया कैसे। एक तो इतनी पुलिस भी थी, जैसे कि इन्होंने बताया जिस तरह के लेयर बने हुए थे, पूरा घेरा हुआ था, पुलिस ने जो है वो अपना नाकाबंदी की हुई थी। तो फिर भी वहाँ पे ट्रक पहुँच जाना पत्थर पत्थर वाला, तो ये एक सवालिया निशान है कि भाई इसके पीछे कौन है, क्यों भेजा गया, वो सामने आना चाहिए भाई। तो बाकी पुलिस ने भाई अपने हिसाब से रोकने की एक स्ट्रेटजी बनाई थी। वो सारी स्ट्रेटजी जो है इन्होंने जो है बताई है। इन्होंने बताया है कि इस तरह लेयर बनाई हुई थी और जैम किया हुआ था कि ये पार्लियामेंट में ना पहुंचे, क्योंकि वांचक जी ने जो है वो जब उनको लेके गए हॉस्पिटल, वो सारी इन्होंने जो है वो कहानी बताई किस तरह प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया गया। पहले प्लान बनाया गया और उसके बाद जो है वो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे जो है टेस्ट हुए, जो भी सारी सूरत हाल हुई सबको पता ही है। तो उसके बाद उन्होंने एक वो जो लेटर लिखा कि 20 जुलाई को जो है मार्च करो पार्लियामेंट की तरफ। तो फिर जो है वो स्टूडेंट्स निकले और ये तो वांचक ने ही जो है वो एक किस्म का कहा के निकलो। उन्हीं के वो खत जो है जो उनकी बीवी के थ्रू बाहर आया, तो उसके बाद जो है वो 20 जुलाई को बाहर निकले और ये पुलिस को पता था कि वो निकलेंगे और उन्होंने स्ट्रेटजी अपने तौर से बनाई कि उनको कैसे रोकना है, कैसे हैंडल करना है, किस तरह जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचने देना। तो रोके भी रखा, लेकिन फिर वही बात कि भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए फिर, क्योंकि वांचक जब उठाया गया, लेके जाया गया, तब जो है भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट निकले तब और भीड़ जो है बढ़ना शुरू हो गई। तो फिर ज़ाहिर है फिर चेंज जो है वो हुआ, रोकने की कोशिश की गई, फिर लाठीचार्ज भी इजाज़त दी गई। तो लेकिन लाठीचार्ज की इजाज़त जो है जो जैसे कि ये बता रहे हैं कि मतलब नीचे-नीचे जो है वो सिर्फ मारना है। तो रोकना है, मतलब मकसद सिर्फ यही है ना कि रोकना है, किसी की जान या किसी की जान को खतरा नहीं पहुंचाना। तो रोकने की हद तक था। तो लेकिन भीड़ जो है वो रुक नहीं रही थी। फिर जो है वो वही बेल्ट गन जो है वो उसके बाद शेलिंग, ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ हुई। वो उन्होंने डाटा जो है बताया कि उनके अपने ये ऑफिसर जो है डीसीपी लेवल के, उनके पास जो पहुंचा है, मतलब वहाँ पे बताया जाता है कि इतना मतलब यूज़ हुआ है। अब ये कहाँ से लेके आए नीतीश राजपूत भाई, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं तो एक मतलब उन्होंने सबूत के तौर पे बता रहे हैं कि वैसे मतलब उनके आर्डर पे ये सारा कुछ हुआ। तो मतलब एक स्ट्रेटजी बनाई गई, उसके मुताबिक चला गया, लेकिन हालात जो हैं वो हाथ से निकलते गए। जब हालात से जो है वो हाथ से निकलते गए हालात, तो फिर उसके बाद वांचक से जो है बातचीत हुई, जो भी इस्तीफा दिया गया रोकने के लिए, वो फिर ज़ाहिर है रोकना ही होता है।
तो अगर गवर्नमेंट चाहती तो और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, वहीं पे रोक दिया कि चलें ख़त्म करते हैं ये सारा कुछ यहीं पे ही, ताकि क्योंकि अगर उसको बढ़ा देती गवर्नमेंट तो वो मुल्क के लिए जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाना था। फिर जो है बाहरी ताकतें भी बीच में शामिल हो जाती, फिर अपोज़िशन के जो है वो चांदी लग जाती। सीरियसली कह रहा हूँ, अपोज़िशन की चांदी लग जाती अगर ये सारा कुछ आगे बढ़ जाता तो। क्योंकि लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही थी, और लोग आते जा रहे थे, जैसे-जैसे काम ख़राब हो रहा था। अगर बीजेपी या गवर्नमेंट जो है वो उस वक़्त ये चीज़ें ना करती कि उसका जो है इस्तीफ़ा ना दिलवाती धर्मेंद्र प्रधान का, तो चीज़ें और बिगड़ती। तो वांगचुक ने भी जो है फिर उसके बाद अपनी हंगर स्ट्राइक जो है वो तोड़ दी, और ये सारा कुछ जो है वो सिलसिला हुआ। यहाँ तक तो ठीक है, लाठीचार्ज में जिन्होंने गलत जो है वो लाठी का इस्तेमाल किया, ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए भाई। क्योंकि जेन्युइन जो स्टूडेंट थे वो भी बीच में शामिल थे, और ये गवर्नमेंट का काम होता है कि प्रोटेक्ट करना, पुलिस का काम होता है प्रोटेक्ट करना उनको। तो बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तो उनको जो है वो ज़्यादा स्वेर किस्म का जो है वो मारा गया, किसी के साथ नाजायज़ जो है वो गलत जगह पे डंडे मारे गए, महिला हो या पुरुष हो। बात ये है कि किसी के साथ भी किसी का सर तोड़ फाड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों को जो है वो जान के खतरे पड़ गए। तो ज़ाहिर है सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम फिर उठाया, गवर्नमेंट ने वहीं रोक दिया। तो अगर गवर्नमेंट ना रोकती तो ज़ाहिर है काम बढ़ता, या गवर्नमेंट और ज़ोर ज़बरदस्ती करती तो फिर, लेकिन अगर और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करती तो फिर मुल्क में जो है वो ज़ाहिर है हर जगह हालात ख़राब हो जाते। लोगों की जो है वो सिंपैथी इन स्टूडेंट्स के साथ हो जाती ज़्यादा, हर किसी की, या जो निकले हुए थे जंतर मंतर में, उन सब के साथ जो है वो सिंपैथी हो जाती। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़ा उस वक़्त जो है वो कह लें कि अक्ल वाला काम किया कि उस वक़्त इस्तीफ़ा दिलवा दिया और बता दिया। पीएम मोदी साहब ने जो है खुद रील बना के जो है बता दिया, और उसके बाद ये काम ठंडा हो गया। वांगचुक ने भी हंगर स्ट्राइक जो है वो ख़त्म कर दी, और फिर जो है वो काम कंट्रोल में आ गया। लेकिन सवाल उसके बाद पैदा होते हैं। पहली बात वही कि ट्रक वहाँ पे कैसे पहुँचा? पल्ट गन का जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त किसने दी? अब कल भी हमने मिश्रा जी की वीडियो की, तो उसमें भी यही सवाल हो रहा था। तो कि मतलब राहुल गांधी जो है वो ये सवाल कर रहा है, उसने चिट्ठी लिखी है अमित शाह को। अब सवाल जो है वो गलत नहीं है, वो सवाल ठीक है, लेकिन लोग कुछ कह रहे हैं कि जी कमेंट सेक्शन में भी आए थे कमेंट, बताना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा काम रिएक्शन देना है। कि वो कह रहे थे कि ऐसा अगर है तो कोई सबूत हो, वीडियो हो, कोई बेल्ट गन चलाने की वीडियो हो। वो एक बंदा है जिस पे जो है वो जो राहुल गांधी भी दिखा रहे थे, जिसकी आंख भी ज़ाया हुई और दूसरा उसको लगे भी, वो कैसे मतलब लगे फिर? तो लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है कोई ऐसा वैसा। तो चलें ये तो फिर बाद में ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी, सबूत कहीं न कहीं से मिले या ना मिले, फिर वो ज़ाहिर है अदालत तय करेगी जो भी है मामलात। तो लेकिन ट्रक का जो है वो ये बता रहे हैं कि सबूत जो है वो सीज़ किया हुआ ट्रक था। तो फिर ये मतलब कि इस पे भी जो है वो फिर उसके बाद हो सकता है कि वीडियो बाद में आए तो सबूतों के साथ, वो देखेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है कारण। बिल्कुल जी, डिटेलिंग वीडियो थी नितेश राजपूत की, और नो डाउट इन्होंने वाक़ई ही जो पॉइंट थे मेंशन करने लायक थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आफ्टर शॉक आते हैं भाई, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उनके सवाल के जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस जो है, आप लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं वो राहुल गांधी जो है वो किसी को लेके आए हैं, फेक है, वो गन नहीं चली। तो पहले ट्रक का भी लग रहा था कि फेक है, एंड आफ्टर दैट मुझे नितेश जो है राजपूत है, इनकी वीडियो आ गई है। अब ये ट्रक उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास था, पुलिस ने जब्त किया हुआ था, तो इट्स मीन्स कि पुलिस ने भेजा है भाई। अब कुछ इस चीज़ के ऊपर पहले डिनाई कर रहे होंगे, ट्रक नहीं था, ट्रक था ही नहीं वहाँ पे,
और ये तो एक जो है वो खबर क्रिएट की गई है, नाउ ऑन वो रियलिटी हो चुकी है। और इसी तरह और चीज़ें निकल के आएंगी। किन लोगों ने हमला किया, सिविल वर्दी में अगर पुलिस वाले अपने बंदे जो है बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं, डॉक्टर क्रिएट करके और रोड लोगों को जो है कह लें कि सिविल वर्दी में, तो वो एक वो घेरा बनाने के लिए वो ऐड ऑन कर सकते हैं, तो भीड़ में ऐड क्यों नहीं कर सकते। लोग मेंशन कर रहे थे, क्योंकि ये धरना कोई 5 मिनट का धरना नहीं था। इस बात को भी समझें, अपना थोड़ा सा जो है वो टाइम दें, उस चीज़ को समझें कि जब लोग इकट्ठे होते हैं कहीं पे, लॉन्ग टर्म पे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं बाई फेस। तो ये भी इंसानी फितरत है कि इतना लॉन्ग टर्म के ऊपर वो पीरियड चल रहा है वो धरने का, वो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हाँ, ऑन टाइम जो है वो बीच में ऐड ऑन हुए हैं, वो एक्स्ट्रा लोग थे, और एक्स्ट्रा में उन्होंने जब देखा कि लोग जो है वो अपने लोगों के ऊपर ही हमारे साथ बैठे रहे हैं, खाते रहे हैं, बीच में घूमते रहे हैं, और नाउ ऑन वो हमारे लोगों के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो लोगों ने वीडियो क्रिएट की कि कौन हो तुम लोग बीच में। तो भाई इस चीज़ का जवाब जो है अभी तक नहीं मिला, और मुझे लगता है बहुत लेट मिलेगा इस चीज़ का जवाब, और हो सकता है इस चीज़ को रद्द भी कर दिया जाए और ये कहा जाए कि आपका मुद्दा क्लियर हो गया, आपको इंसाफ मिल गया, और इसके बाद कुछ भी नहीं। वो जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने मतलब ऐसी हरकतें की हैं हरासमेंट वाली, उनके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। इन्होंने बीच में जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पहले भी 2 बार कर चुका हूँ कि यार उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। वो स्टूडेंट्स हैं, टांग तोड़ दी गई है जनाब, लड़कियों के साथ हरासमेंट की गई है, उनको धक्के दिए गए हैं इतनी भीड़ में, वीडियोस क्रिएट हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो पुराना दौर नहीं है जब वीडियो क्रिएट नहीं होते, तो अब वीडियो क्रिएट हुए हैं, उनके फेस आए हैं बाकायदा, उनको धक्के दिए जा रहे हैं। लड़कियों की रोने की वीडियो 3 बार मेंशन की है यहाँ पे, वो 3 बार दिखाया गया। जब शेलिंग की गई है, वो नीचे बैठी हुई थी, उसके ऊपर स्ट्रेट अवे फायर किया गया वो शेल जो है। तो ऐसी हरकतें करके तो भाई फिर इन रियलिटी बोलूँ, वो हुकूमत जो है भाई, उसने वहाँ पे जो पुलिस को हुक्म दिया हुआ था, जो ऑर्डर दिया हुआ था, वो गलत था। ऑर्डर रोकने का था, ऑर्डर उनको पुश बैक करने का था, ऑर्डर उनको वहाँ पे उस रस्तों पे जाने के लिए रोकने का था। ये नहीं था कि उनके ऊपर आप अटैक करें स्ट्रेट अवे। सर फाड़ दिए, टांगे तोड़ दी, बाजू के ऊपर जो निशानात पड़े हुए थे, एक लड़का तो पूरा कह लें कि छल्ली हुआ पड़ा था। वो वीडियो क्लिप, वो तस्वीर लगानी चाहिए थी नितेश राजपूत को, कि वहाँ पे वो डंडे के ऊपर जो कील लगाकर उन लोगों ने उनसे डंडे जो हैं वो खींचे हैं, और छीन कर वो जो है उनकी तस्वीरें ली हैं, वीडियो बनाई है, उनके ऊपर कील लगे हुए थे। अब ये कौन ऑर्डर दे रहा है इनको? सवाल तो बनता है, ये आप जनता है और आप जो है सवाल करना आपका हक है, क्योंकि आप जो है बीच में माइनर चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि गलती किसकी है, कौन कर रहा है, क्यों करवाया गया। तो भाई फिर इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें ना। एक बार इस पार्टी उस चीज़ को छोड़कर अपना हक लेने की कोशिश करें, उस चीज़ के बारे में सोचें, फिर आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकेंगे। जब आप पार्टी सपोर्ट और इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आंखें बंद कर लेंगे जानबूझ के, तो फिर रियलिटी नज़र नहीं आती। सॉरी टू से दैट, फिर रियलिटी नज़र नहीं आती, फिर एक शख्सियत परस्ती और वो चीज़ नज़र आती है। आपको एज अ स्टूडेंट जो है, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप हेल्प आउट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मसले रिजॉल्व होते, हम आवाज़ उठाते हैं, ये पॉइंट है। इन्होंने निकाल के पॉइंट जो है वो सामने रख दिए हैं। उनकी बीवी का हादसा कि पोटाशियम लेवल जो है वो नीचे चला गया, उन्होंने कहा कि सुबह ही मैंने चेक करवाया था, इतने पॉइंट था, एकदम से नीचे किस तरह आ गया, उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया गया। अब उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी टिप्पणी करने के लिए आ जाएंगे। वो रिपोर्ट उनकी पड़ी, और बाद में उसी रिपोर्ट को जो है वो कह दिया गया कि वो नीचे ऊपर हो गया, उसकी फिगर्स जो है वो हटा दिए गए। क्यों? फिर वहीं से जनाब वो धरने का टाइम स्टार्ट होता है और वो लेट हो जाती हैं। वो लेट क्यों हुई? भाई जिन लोगों ने धरना देना होता है वो सोनम वांगचुक की वाइफ थी, उन्हें बेहतर पता था कि ऑन टाइम पहुंचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो लेट क्यों हुई? वो मेन सदस्य जो हैं सीजेपी के, वो उसी टाइम के ऊपर वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ उनको जो है वो रोक लिया जाता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक टुकड़ी जो है, इन्होंने स्ट्रेट अवे बताया कि एक टुकड़ी जो है उनके पीछे चल पड़ी।
एक जो है वहीं पे रुकी और वो फ्रस्ट्रेशन में थे और उन्हें पता नहीं था, अब गाइड करने वाला बंदा ही नहीं था वहाँ पे, और वो निकल पड़े जिधर उनका कह लें कि वो फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था। उन्होंने बार बार मेंशन किया कि प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर बन रहा था और उन्हें निकलना था, कहीं ना कहीं उन्हें जाना था, उन्हें मंजिल पता थी लेकिन रास्ते जो है वो क्लोज कर दिए गए थे। अब यहाँ पे सवाल है कि रास्ते तो क्लोज कर दिए गए, ठीक है, लेकिन आपने उनका लीडर भी तो रोक लिया है उनको उठाने के लिए, जिसने उनको गाइड करना था, उनको थोड़ा कूल काम करना था कि रुको, इस तरह नहीं। लेकिन उस बंदे को भी आपने कह लें कि घर में नज़र बंद कर दिया, वो दोस्त के घर में गया। इधर से आपने सोनम वांचुक वांचुक जो है उनको उठा लिया, उनकी वाइफ जो है वो क्यों लेट हो रही थी, हॉस्पिटल में थी ना, मिलने गई थी। सवाल तो बनते हैं, इतने सवाल हैं कि जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते जो है वो बंदा पागल हो जाएगा। मुझे कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि वो मोदी हुकूमत के खिलाफ थे, वो वहाँ पे जा रहे थे, वो प्रोटेस्ट जिस चीज़ के लिए कर रहे थे, मैं उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, ठीक है। अगर आज जवाब नहीं मांगेंगे वही हिसाब हो जाएगा, यहाँ पे भी जवाब नहीं मांगा गया और वो चीज़ें जो है वो ख़राब होती होती, इतना बिगाड़ पैदा हो गया पाकिस्तान में कि अब जो है सवाल करना जुर्म हो गया है। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन अलग है, तो सवाल करना बनता है आप लोगों का। ये नितेश राजपूत जो है इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और इसके ऊपर डिटेल दी गई है और बड़े बड़े सवाल जो है वो सामने निकल के आए हैं कि क्यों, किस तरह किया गया, किन्होंने जनाब ऑर्डर दिए, ऑर्डर उनको पीछे देने वाले कौन थे। राहुल जो लास्ट वीडियो की उसमें वो एक लड़के को दिखा रहे हैं, नितेश ने उसका जिक्र नहीं किया बीच में, लेकिन उन्होंने पैलेट गन जो है उसका जिक्र किया, वो पुलिस की रिपोर्ट में है। अब जवाब दें वो लोग जो कह रहे हैं कि पैलेट गन यूज़ नहीं हुई, उनकी रिपोर्ट में है नीचे। अब नितेश राजपूत को आप पूछें कि भाई आपने रिपोर्ट कहाँ से निकाली, तो भाई इतने सवाल हैं जिनके जवाब देते देते थक जाएंगे। लेकिन इन अ सीरियस नोट बोलूं, इन रियलिटी आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, ना दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ना उन इदारों की तरफ से आपको। वो आरजे रौनक भाई ने भी वीडियो क्रिएट की तो उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठगे गए हैं, मतलब शोधे शोधे से लग रहे हैं स्टूडेंट भी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जो हक लेना था इस्तीफा तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके ऊपर जो बंदा रखा गया वो भी कहने के काबिल नहीं है। तो ये चीज़ें भाई बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं, रियलिटी फेस करना भी बड़ी ख़ास होता है कि मतलब आप एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, हज़म करना मुश्किल होता है। लेकिन नितेश राजपूत जो हैं उन्होंने ये वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है, पॉइंट लाइट आउट किए हैं, तो इनको सामने लाना और इनको थोड़ा बहुत लाइट आउट करना और सवाल पूछना आपका हक बनता है और आपको पूछना भी चाहिए। बाकी यही कुछ था वीडियो में, उन्होंने डिटेलिंग वीडियो जो है वो ऐड ऑन की है और नो डाउट जो जो जहाँ से स्टार्ट हुआ धरना और टिल दी एंड जो सिचुएशन हुई, कौन उसमें क्या किरदार अदा कर रहा था, उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। और आप क्या ओपिनियन और रखते ये हैं? भी है कि स्टूडेंट के अंदर जो कोई, अगर ये मतलब नहीं है कि उनको बख्शा जाए, स्टूडेंट के अंदर बिल्कुल भी कोई है इंतशार फैलाने वाला तो उनको भी पकड़ना चाहिए ना, उन पे भी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी है सवाल बीच में। न्यूट्रल रह के होना चाहिए जो भी हो। न्यूट्रल, अब उनके लोग जो है वो जैसे स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि बीच में ऐड ऑन किए गए 35-40 बंदे जो है वो ऐड ऑन किए गए, ठीक है। अब वो जो है वो कह लें कि डॉक्टर के हिसाब से थे, कुछ डॉक्टर बने हुए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ से सोनम वांचू को ट्रांसफ़र करना था। उसके बाद वो वहाँ से गए या नहीं गए या क्या सिचुएशन हुई, क्योंकि नितेश राजपूत ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। पहले तो हमें लग रहा था कि अननोन पर्सन, नोबडी नोज कि वो कौन है, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं ना हो रहे कौन है। लोग भी पूछ रहे हैं कौन हो भाई तुम, और एक दो वीडियो में देखा कि जिसे पूछा कि तुम स्टूडेंट हो, करंट सिचुएशन, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो पता नहीं कितने सालों पहले छोड़ दी थी, मैं तो फलां जगह से पता नहीं बिहार से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। वो मोटा सा लड़का था, वो उसकी वीडियो जो है वो अब जो है वो स्टूडेंट भी नहीं थे, पता नहीं कब कितने साल पहले छोड़ दिया, लेकिन प्रोटेस्ट में शाम। अब नोबडी नोज वो किसी पार्टी के थ्रू काम कर रहा होगा, यहाँ पे आया होगा, या वैसे ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आया होगा। हाँ, बाकी अपोजिशन पार्टियों ने तो भी तो अपना चमकाना है, वो भी रियलिटी है, उसको भी बिल्कुल हम मना नहीं करते, वो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सिचुएशन तो क्या लें कि काबू हो चुकी है, वो प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो ऐलानात किए थे
वो चीज़ें भी क्लियर आउट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जो है वो कब मिलता है ये देखने लायक होगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।